नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। लगातार सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमलावर हैं, तो वहीं यूपी में सीट बंटवारे को लेकर लगातार गहमागहमी देखने को मिल रही है। एक और जहां सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर आंतरिक कलह देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी और बसपा की तरफ से अभी तक सीटों को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 4 सीटों पर सपा, 3 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर रालोद और निषाद पार्टी का कब्जा था। लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती का चुनावी खेल बिगाड़ने का काम कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी एंट्री ले ली है। मुस्लिम बाहुल सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। इसके तहत ही कुंदरकी और मीरापुर सीट पर ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। तो मंझवा सीट पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मंझवा सीट से स्वयंवर पाल को कैंडिडेट घोषित किया है। ओवैसी ने जिन 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें सपा और बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दांव खेला है। वह मीरापुर विधानसभा सीट से 2022 में सपा के समर्थन से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, लेकिन वो 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए। आरएलडी ने अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसके तहत मीरापुर सीट जयंत चौधरी की आरएलडी के खाते में गई है। हालांकि आरएलडी ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहीं सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया है, तो बसपा ने शाह नजर पर दांव लगाया है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की आसपा ने जाहिद हुसैन को उम्मीदवार बनाया है और अब ओवैसी ने भी अरशद राणा को अब चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है। यानी कि मीरापुर सीट पर 4 दलों से मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बसपा, सपा, आसपा और एआईएमआईएम की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि आरएलडी भी अपनी रणनीति में परिवर्तन कर सकती है। अब आरएलडी की ओर से गुज्जर या फिर जाट समाज से किसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर बात कुंदरकी विधानसभा सीट की करें, तो इस सीट से 2022 में सपा के जियाउर रहमान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में संभल सीट से सांसद बन गए हैं। हालांकि कुंदरकी सीट पर सपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी कि टिकट घोषित नहीं किए हैं। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा से पूर्व विधायक हाजी रिजवान के चुनाव लड़ने की प्रबल उम्मीद है। वहीं बसपा ने रफतुल्ला उर्फ छिद्दा को प्रत्याशी बनाया है, तो वैसे कि एआईएमआईएम से मोहम्मद वारिस को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने आसपास से हाजी चांद बाबू को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह 4 विपक्षी दलों से मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में हैं, जिसके चलते कुंदरकी सीट पर मुकाबला मुस्लिम बनाम मुस्लिम हो गया है। हालांकि बीजेपी ने अभी टिकट घोषित नहीं किए हैं। साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर कांग्रेस से आए नेता को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कुंदरकी में प्रभावी चेहरे पर दांव खेला गया है। कुंदरकी सीट पर ओवैसी की पार्टी का अपना सियासी आधार रहा है। इन दोनों ही सीटों पर सपा का सियासी आधार पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर टिका हुआ है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर यादव वोटर एकदम नहीं है। ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और बसपा से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक के मुस्लिम कैंडिडेट हैं, आसपा और बसपा दलित और मुस्लिम वोट के सहारे सियासी नैया पार लगाना चाहती है। एक और जहां सभी दल पहले से ही अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, तो वहीं उपचुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका मिला है और यह झटका बसपा के ही एक नेता ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर दिया है। यानी कि उपचुनाव से ठीक पहले बसपा के पूर्व नेता रवि गौतम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं। दरअसल गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी से टिकट कटने के बाद रवि गौतम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली है, जिन्हें पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, जो कि उपचुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि एआईएमआईएम गाजियाबाद सदर सीट से रवि गौतम को अब उम्मीदवार बना सकती है,
जो कि बसपा के लिए सीधी चुनौती के रूप में सामने आएगी। बता दें, जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक गाजियाबाद की सदर सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिस पर पहले बसपा ने रवि गौतम को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने टिकट वापस ले लिया और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था। बावजूद इसके रवि गौतम उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब रवि गौतम ने AIMIM ज्वाइन कर ली है और माना जा रहा है कि वो इसी पार्टी की टिकट पर ही इस सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। बसपा से निकाले जाने की जानकारी भी खुद रवि गौतम ने दी थी। इस दौरान उन्होंने बसपा के कई बड़े नेताओं पर उनका टिकट कटवाने का आरोप लगाया था और कहा था कि कुछ दलालों और ठेकेदारों को बस पैसा ही चाहिए। बता दें कि गाजियाबाद सदर सीट बीजेपी विधायक अतुल गर्ग के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर भी 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। बीजेपी और सपा की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि सपा ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है। हालांकि कांग्रेस उपचुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, इसे लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के इनकार करने पर सपा यहां से उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आसपा ने इस सीट पर सत्यपाल चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। साफ है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी उपचुनाव में एंट्री मारकर बसपा का खेल बिगाड़ने का पूरा मन बना लिया है। साथ ही सपा, बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने AIMIM पर इंडिया गठबंधन को हराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अजय राय से जब AIMIM को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ओवैसी यहां हम सबको हराने और भाजपा को जिताने आए हैं, उनका हमेशा से यही काम है। फिलहाल ओवैसी की यूपी उपचुनाव में हुई एंट्री ने सभी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी उपचुनाव के चुनावी परिणामों में इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।